Hello everyone, welcome to my YouTube channel, The Secret Door to Success. आज हमारी पहली क्लास रहेगी मैथ्स के ऊपर। मैं एक बार कलर चेंज कर लूं, ये हो गया, ठीक है। आज हमारी पहली क्लास है परसेंटेज चैप्टर के ऊपर। अर्थमेटिक का सबसे पहला चैप्टर, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। अर्थमेटिक में अगर आपको परसेंटेज टिप्स पे आ गया या आपको कंप्लीट अच्छे से इसका बेसिक समझ में आ गया और आपको इसको अप्लाई करना आ गया, तो आप अर्थमेटिक में 90% चैप्टर इसी से कवर कर सकते हो, क्योंकि आपका रेशियो हो गया, आपका स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया, SI CI हो गया, प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट हो गया। हर एक चैप्टर के अंदर आपको परसेंटेज चैप्टर का यूज देखने को जरूर मिलेगा, ठीक है। तो हमारी सबसे पहली शुरुआत रहेगी परसेंटेज चैप्टर की, जो आगे आने वाले एग्जाम में, स्पेशली दिल्ली पुलिस के हर एक एग्जाम में अर्थमेटिक्स से ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। और आपका CGL मेंस है, CHSL है, ठीक है, काफी एग्जाम्स आपके हैं, CPO भी है। तो इन सभी एग्जाम को देखते हुए मैंने परसेंटेज चैप्टर को स्टार्ट किया, जिसमें आपको मैं फर्स्ट क्लास में बिल्कुल बेसिक से समझाऊंगी, बिल्कुल 0 लेवल से आपको समझाया जाएगा, ताकि आपका एक भी कंसेप्ट, एक भी पॉइंट ऐसे रह ना जाए जो आपको ना समझ में आए, ठीक है। तो चलिए हम सबसे पहले परसेंटेज को देखते हैं। सबसे पहले आप देखो, परसेंटेज को 2 हिस्सों में डिवाइड करो। फर्स्ट है आपके पास पर, दूसरा है आपके पास सेंटेज। जो पर है, ये वर्ड आप कहाँ पे यूज करते हो? इसका मतलब होता है 1 डिवाइडेड बाई एनीथिंग, कुछ भी। जैसे आप देखते हो 40 माइल्स पर आवर, 1 घंटे में आप 40 माइल्स के डिस्टेंस को कवर कर रहे हो। पर आवर का मतलब क्या आ गया? 1 डिवाइडेड बाय समथिंग, ठीक है। और पर के बाद जो भी है, जैसे मैंने बोला ना 40 माइल्स पर आवर, तो पर के बाद क्या आया? आर, 1 घंटा। तो पर का मतलब होता है 1 डिवाइडेड बाय, और डिवाइड में क्या आएगा? जो पर के बाद लिखा होता है। जैसे इसमें देखो आप, पर के बाद क्या है? सेंटेज। पर का समझ में आ गया ना आपको? 1 डिवाइडेड बाय समथिंग। और सेंटेज का मतलब होता है सेंचुरी, मतलब कि 100। क्या होता है? सेंचुरी, इट मीन्स 100। तो परसेंटेज का मीनिंग ही होता है 1 डिवाइडेड बाय 100। 1 डिवाइडेड बाई 100, जिसका सिंबल होता है इस तरीके से। इस तरीके से आप इसको डिनोट करते हो, रिप्रेजेंट करते हो। और परसेंटेज का मतलब आपको समझ में आ गया ना, 1 डिवाइडेड बाई 100। जब भी हमें किसी फ्रैक्शन को कन्वर्ट करना है, किस में? परसेंटेज में। या फिर परसेंटेज को हमें कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन में। इसको हम बहुत डीपली, बहुत ही अच्छे से समझेंगे, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से, ठीक है। परसेंटेज आपको समझ में आ गया? परसेंटेज 1 डिवाइडेड बाई 100। कोई भी आपको यूनिट दे रखी हो, कोई भी फ्रैक्शन आपको दे रखा हो, अगर इसको बोल दिया जाए कि आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो हमेशा उसको मल्टीप्लाई करोगे 1 डिवाइडेड बाई 100 से, या फिर बोल सकते हो आप उसको डिवाइड करोगे किससे? 100 से, ठीक है। अगर इसका अपोजिट बोल दिया जाए, अगर इसका अपोजिट बोल दिया जाए, आपको ये बोल दिया जाए कि आप कन्वर्ट करें, जैसे अच्छा एक सेकेंड, सबसे पहले आपको बोल दिया गया 3 डिवाइडेड बाई 4। ये एक फ्रैक्शन है, आपको इसको कन्वर्ट करना है किस में? परसेंटेज में। अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो आप हमेशा क्या करोगे? सॉरी, अगर हमें फ्रैक्शन को किस में कन्वर्ट करना है? परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो हम हमेशा अपोजिट करेंगे, इनटू में 100। देखो, फ्रैक्शन को कन्वर्ट करना है परसेंटेज में,
परसेंटेज को कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन में। इस तरीके से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मैंने परसेंटेज का आपको मतलब बताया है कि क्या होता है 1 डिवाइडेड बाई 100। जहाँ पे भी ये सिंबल दिखाई देता है 1 डिवाइडेड बाई 100 होता है। जैसे आप 20% देखो 20%, और आप इसको सिंपली फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो 20 इंटू परसेंटेज का मतलब मैंने आपको क्या समझाया 1 डिवाइडेड बाई 100। तो आप इसको काटोगे 5, कितना आ गया 1 डिवाइडेड बाई 5। इसी तरीके से आप देखो 33 1/3% है। आपको इसको कन्वर्ट करना है हमें किस में, सिंपल फ्रैक्शन में। तो 33 3 99, 99 प्लस 1 100, 100 डिवाइडेड बाई 3 मल्टीप्लाई में परसेंटेज की जगह पे आप क्या यूज करोगे 1 डिवाइडेड बाई 100। तो ये कितना आया हमारे पास 1 डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, लेकिन अगर वहीं पे मैंने आपको बताया अगर फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना पड़ जाए 1/5 को हमें 20% में कन्वर्ट करना है, 1/3 को हमें 33 1/3% में कन्वर्ट करना है, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे किसकी 100 की। ठीक है, क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे हम किसकी 100 की। तो 4 से हम डिवाइड करेंगे 25 75%। आया इतना समझ में आपको? कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो आप। चलिए नेक्स्ट, परसेंटेज चैप्टर में आपके पास बहुत सारे फ्रैक्शंस ऐसे आएंगे जो आपको अगर आप कन्वर्ट करने चलोगे तो आपको मतलब मेरे हिसाब से क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चन आते हैं, जैसे आपके पास फ्रैक्शन दे दिया जाता है 37 1 डिवाइडेड बाई 2। अब ऐसा तो है नहीं कि आप उसको एग्जाम में बैठ के मल्टीप्लाई करने लगोगे। ठीक है, 74 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 75 डिवाइडेड बाई 2, फिर आप इसको 1 डिवाइडेड बाई 100 करोगे, 3 डिवाइडेड बाई 8। अगर ऐसे करने जाओगे तो फिर तो आप रेस से बाहर हो गए। तो इसलिए आपको कुछ फ्रैक्शंस ऐसे होंगे या कुछ परसेंटेज ऐसे होंगे जो आपको बिल्कुल याद करने पड़ेंगे, और आप उसको अपना एक चार्ट बना के जहां पे भी आप पढ़ाई करते हो वहां सामने चिपकाओगे, और सुबह शाम एक एक बार भी देखोगे ना तो मुश्किल से 5 से 7 दिन में आपको बिल्कुल आपके दिमाग में बिल्कुल बैठ जाएंगे वो। तो आपको एग्जाम में ये कैलकुलेशन करनी बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। जैसे ही आपने 37 1/2 परसेंटेज देखा वैसे ही आपके दिमाग में आएगा कि इसकी वैल्यू तो 3/8 होती है। तो इसी तरीके से मैं आपको करवाती हूँ। कुछ इंपॉर्टेंट यूनिट्स और जो कंप्लीट वो है परसेंटेज फ्रैक्शन टेबल है, वो मैंने इसी चैनल पे शॉर्ट्स वीडियो में डाल दिया है, आप वहां से कर सकते हो। देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं 33 1/3% इज इक्वल्स टू 1/3, 16 2/3% इज इक्वल्स टू, अच्छा चलो पहले हम कन्वर्ट करते हैं इसको, 16 48 48 और 2 50 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 1/6। आगे ना 14 2/7% इज इक्वल्स टू 100 डिवाइडेड बाई 7 इंटू 1/100। तो कितना आया 1 डिवाइडेड बाई 7। इसी तरीके से बहुत सारी यूनिट है जो मैं अब आपको डायरेक्ट लिखवाती हूँ, आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करें और एक चार्ट बना के अपनी स्टडी टेबल के सामने, जहां पर भी लाइब्रेरी वगैरह में जहां पर भी आप पढ़ाई करते हो आप वहां पे सामने चिपकाओगे इसको, और डेली सुबह शाम अगर आप एक एक बार भी इससे गो थ्रू होगे तो आपको कंप्लीट अच्छे से समझ में आ जाएगा। वो 12 1/2% अगर आता है तो डायरेक्ट आपके माइंड में आना चाहिए इसकी वैल्यू होती है 1 डिवाइडेड बाई 8। नेक्स्ट 8 रेशियो 1/3 इज इक्वल्स टू 1/12। नेक्स्ट है आपका 6 सही 2/3% इज इक्वल्स टू 1/15। नेक्स्ट 66 सही 2/3%। अच्छा इसको तो आप डायरेक्ट इससे भी रिलेट कर सकते हो। देखो ये क्या है 33 1/3 और ये क्या 66 32 33 2 जा 33 दूनी 66 और 1 की भी 2 से मतलब ये इसका डबल है। तो जो इसका फ्रैक्शन होगा 1/3 का डबल होगा, डबल मतलब 2/3 होगा। कुछ तो ऐसे भी आप याद कर सकते हो। 63 7/11 इज इक्वल्स टू 7/11। देखो
63 7/11, 7/11 डायरेक्ट उठ के आ गया, तो ये इसका डायरेक्ट फ्रैक्शन हो गया। बहुत सारी आपको ये यूनिट देखने को मिलेंगी। 57 मैंने आपको बिल्कुल इंपॉर्टेंट करवाई जो एग्जाम में ज्यादातर यूज होती हैं। 4/7। 62 1/2 62 डिग्री परसेंटेज सॉरी इज इक्वल टू 5/8। और 37.5 ये तो बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है, तो 3/8। अब बेसिक में भी बता देती हूँ, जैसे आपका 100% किसके इक्वल होता है? ऑब्वियसली बात है 1 के बराबर होता है। 50% क्या हो गया? 50% 100 का क्या है? हाफ, तो उसका भी हाफ हो जाएगा, तो 1/2। 20% की बात करें तो 20% 100 का कितना हिस्सा है? 5वां हिस्सा है ना, तो 1/5। 25% कितना हिस्सा है उसका? चौथा हिस्सा है, तो 1/4। ठीक है, इस तरीके से आपको ये बिल्कुल अच्छे से ध्यान में रखनी है, याद रखनी है, जिससे आप डायरेक्ट क्वेश्चन कर सकते हो, जैसे अब मैं आपको बताऊंगी। देखिए, कन्वर्ट टू फ्रैक्शन, ये मैंने आपको बता दिया था। अगर हमें परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो सीधा सा था, मैंने आपको बताया था, ऊपर भी काफी सारे क्वेश्चन मैं आपको करवा चुकी हूँ। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं हम, 11 1/9%, ये भी काफी पूछा जाता है। इसको हमें किस में कन्वर्ट करना है? फ्रैक्शन में। तो क्या फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने का मतलब क्या है? ये साइन यहाँ पे रहना नहीं चाहिए। 11 दिन 99, 99 और 1 100, 100/9। और ये परसेंटेज के साइन को हटा के हम हमेशा क्या रखते हैं? 1/100। तो 100 से काट दिया, कितना बचा? 1/9। ये आपकी फ्रैक्शन में वैल्यू आ गई। नेक्स्ट, 8 से 1/3%। फिर से हम इसको ओपन करेंगे, 8 के 24 और 1 25, 25/3। परसेंटेज को हटाएंगे, हम हटाएंगे तो क्या करेंगे? 1/100। 25 चौका 100, 4 दिए 12, तो क्या आ गई इसकी वैल्यू? 1/12। कन्वर्ट टू परसेंटेज। अब हमें फ्रैक्शन को किस में करना है कन्वर्ट? परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। जैसे हमारे पास आप कोई भी वो ले लीजिए, 4/5 है, ठीक है, ये फ्रैक्शन है, हमें इसमें किस में कन्वर्ट करना है? परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो हम इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे? 100 से मल्टीप्लाई। जब हमें कन्वर्ट करना है किसमें? फ्रैक्शन में। अगर आपके पास परसेंटेज का साइन दिखाई दे रहा है और उसको हटाना है, तो सीधी सी बात है 1/100 करोगे आप, ठीक है। और अगर इसका अपोजिट करना है तो 1/100 का अपोजिट क्या होगा? मल्टीप्लाई करोगे 100 से। 80%। आगे समझ में? इसको अगर फिर से फ्रैक्शन में, तो 1/100 सेम वैल्यू आ जाएगी आपकी। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। कोई भी डाउट मेरे हिसाब से तो नहीं रहा होगा आपको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब आपको मैं करवाऊंगी, क्वेश्चन करवाऊंगी कि इसका यूज कैसे होता है, क्वेश्चन कैसे आते हैं एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। ऐसा नहीं बोलेंगे 4/5 को आप परसेंटेज में कन्वर्ट कर दो, नहीं। अब आप आगे क्वेश्चन देखोगे कैसे क्वेश्चन। ये देखो क्वेश्चन आया आपके पास, 85 पैसे इज वट परसेंट ऑफ 5 रुपीज। अब एक और चीज मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, परसेंटेज चैप्टर में एक चीज हमेशा आपको दिखने को मिलेगी, हमेशा ना आपको कंपैरिजन दिखेगा। क्या दिखेगा? कंपैरिजन दिखेगा। कंपेयर कर रहे होंगे हम, ये 20% इससे ज्यादा है, ये 25% इससे कम है, ये 33 1/3% इससे ज्यादा है। इस तरीके से आपको कंपैरिजन देखने को मिलेगा। तो जब भी कंपैरिजन देखने को मिले, तो जिससे कंपेयर किया जा रहा है, जिससे आप कंपेयर किया जा रहा है, उसको हमेशा नीचे रखेंगे। उसको हमेशा कहाँ रखेंगे? डिवाइड के नीचे रखेंगे। और जिसको कंपेयर किया जा रहा है उसको हमेशा ऊपर रखेंगे। ये अपने दिमाग में बैठा लेना इस चीज को, जिससे भी कंपैरिजन किया जाता है हमेशा उसको नीचे रखा जाता है। इससे कंपेयर किसी से भी आपको, जैसे इस ए बी से क्या है, 20% ज्यादा है, 30% ज्यादा है, 25% ज्यादा है, 50% ज्यादा है, किससे ज्यादा है? बी से ज्यादा, तो बी की वैल्यू को हमेशा हम नीचे रखेंगे, ठीक है। कितना ज्यादा है कितना कम है ये हमेशा ऊपर रखा जाएगा। तो इस चीज को हमेशा ध्यान रखना, जिससे भी हम तुलना करते हैं, जिससे भी हम कंपैरिजन करते हैं, उसको हमेशा नीचे रखेंगे, और जिसको कंपेयर किया जा रहा है उसकी वैल्यूज को हमेशा ऊपर रखा जाएगा,
ठीक है, तो चलिए अब हम क्वेश्चन करते हैं। 85 पैसे इज व्हाट परसेंट ऑफ, आगे ना व्हाट परसेंट ऑफ, किससे कंपैरिजन किया जा रहा है? 5 रुपए से। किसको? 85 को। ये पूछा गया है कि 85 पैसे कितने परसेंट हैं किसके? 5 रुपए के। तो सबसे पहली चीज है, किसी भी क्वेश्चन को जब हम मैथमेटिक्स में सोल्व करते हैं, तो जब डिवाइड करते हैं या फिर हम मल्टीप्लीकेशन जो भी हम करते हैं, तो हमेशा जो यूनिट होती है ना, मेजरमेंट यूनिट होती है ये लास्ट में, ये इक्वल होनी चाहिए। अगर ये पैसे में है तो ये भी पैसे में होना चाहिए, अगर ये रुपीज में है तो ये भी रुपीज में। वो आपके अंडरस्टैंडिंग के ऊपर है कि आप दोनों को किस में कन्वर्ट करना चाहोगे, दोनों पैसे में रखना चाहिए या फिर दोनों को रुपए में रखना चाहिए। ठीक है, ये आपके ऊपर है। अब देखिए 85 पैसे है, मैंने आपको बताया कि नीचे क्या रखते हैं डिवाइड में, जिससे कंपैरिजन किया जा रहा है। हम 5 रुपए की तुलना में पूछ रहे हैं ना, कंपैरिजन तो 5 से किया जा रहा है। तो 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं? 100 पैसे होते हैं। तो ये कितना हो गई टोटल वैल्यू? 500 पैसे। तो हमने नीचे रखा 500 पैसे। और कितने, किसकी, जिसकी तुलना की जा रही है, जिसको कंपेयर किया जा रहा है, वो क्या है? 85 है। तो यहाँ पे ऊपर रखेंगे हम 85। ये आ गई आपकी फ्रैक्शन में वैल्यू। उन्होंने क्या पूछा है? परसेंटेज में पूछा है। किसमें पूछा है? परसेंटेज में पूछा है। तो परसेंटेज में मैंने आपको क्या बताया था? सॉरी, वट परसेंट ऑफ, परसेंटेज में पूछा है ना, तो इसको हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई में 100। ऊपर मैंने बहुत अच्छे से आपको बताया है कि जहां पे परसेंटेज दिखाई देता है आप उसको 1 डिवाइडेड बाई 100 करोगे। जब हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना होता है, फ्रैक्शन से परसेंटेज में कन्वर्ट करना होता है, तो मल्टीप्लाई 100 करते हैं। लेकिन अगर फ्रैक्शन सॉरी परसेंटेज से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होता है तो 1 डिवाइडेड बाई 100 करते हैं। अब यहाँ से हम 5 कितना आ गया हमारे पास? 17%। इतना समझ में आया आप लोगों को? जिससे कंपेयर किया, 5 रुपए था, सबसे पहले हमने यूनिट सेम की, 500 पैसे किए। 500 पैसे का 85 पैसे कितना हिस्सा है? तो 85 को ऊपर रखा, 500 को नीचे रखा, और हमें परसेंटेज में वैल्यू चाहिए है तो हमने इसको 100 से मल्टीप्लाई किया। तो कितना वैल्यू आ गई हमारी? 17% वैल्यू आ गई। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं हम, एक दो क्वेश्चन और करेंगे और अच्छे से आपका कंसेप्ट क्लियर होता चला जाएगा। अब देखो 40 सेंटीमीटर इज व्हाट परसेंट ऑफ 5 मीटर। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? सबको पता है 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो 5 मीटर में कितने सेंटीमीटर हो जाएंगे? 500 सेंटीमीटर हो जाएंगे। अब फिर से वही आ गया, किससे कंपैरिजन किया जा रहा है हमें? 5 मीटर से। 5 मीटर में कितने सेंटीमीटर? 500 सेंटीमीटर। तो हमने इसको लिखा नीचे। और ये पूछा गया है कि 40 सेंटीमीटर इज व्हाट, तो 40 सेंटीमीटर को हम क्या रखेंगे? ऊपर रखेंगे, क्योंकि इसको कंपेयर किया जा रहा है। इसको कंपेयर किया जा रहा है 40 को किससे? 500 से। जिससे किया जा रहा है उसको हम नीचे रखेंगे, और हमें इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो हम हमेशा 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो कितनी वैल्यू आ गई आपकी? 8%। आया समझ? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ऐसा ही। 600 ग्राम इज व्हाट परसेंट ऑफ 4 किलोग्राम। फिर से देखो 4 किलोग्राम है, 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम होते हैं। देखो ये तो आप लोगों को, ये तो बिल्कुल बेसिक यूनिट है, ये तो आप सबको पता ही होगा, क्योंकि डेली यूज में ये चीजें आती है। आप जब कुछ खरीदने जाते हो, सब्जी वगैरह खरीदने जाते हो, दूध वगैरह खरीदने जाते हो, तो ये तो सब आप कॉमनली अपनी डेली लाइफ में यूज करते हो। तो 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम है। ठीक है, तो 4 किलोग्राम में कितने ग्राम हो जाएंगे? 4000 ग्राम। डन। अब हम हमें किसको कंपेयर करना है? 600 को, तो इसको लिखा हमने ऊपर, और नीचे किसको रखेंगे हम? 4 किलोग्राम, तो 4000 ग्राम। मल्टीप्लाई में क्या करेंगे हम? 100। तो कितना आ गया? 15%। ये हो गया ना, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, फिर 2 से हमने इसको काटा, 2 तिया 6, तो 5 तिया 15, 15% आपका क्या आ गया? आंसर आ गया। तो मतलब क्या है? 600 ग्राम 4 किलोग्राम का कितना परसेंट है? 15% है। कितना परसेंट है? 15% है। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। 150 मीटर इज व्हाट परसेंट ऑफ 5 किलोमीटर। अब देखिए 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर होते हैं। तो 5 किलोमीटर में कितने मीटर होंगे? 5000 मीटर होंगे।
ठीक है। अब फिर से किसकी वैल्यू पूछी गई है? 150 मीटर। 150 मीटर को कंपेयर किया गया है तो 150 को हमने रखा ऊपर, नीचे कितना आएगा? 5000 मीटर आएगा, इंटू में 100, कितना आ गया? 3%। कितना आ गया आपको? 3%। आई होप ऐसे कन्वर्जन में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, और ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में देखा जाता है, पूछा जाता है। सीजीएल के, इवन सीजीएल प्री में भी एक क्वेश्चन देखे गए हैं इस तरीके से कन्वर्ट करना, किसी कोई भी यूनिट दे दी जाती है, इसका कंपैरिजन किया जाता है उससे। लेकिन इसमें हमेशा ये चीज ध्यान रखना कि जिससे आप कंपेयर कर रहे हो, जिसके साथ आपका कंपैरिजन हो रहा है, उसको हमेशा नीचे रखोगे, और जिसको कंपेयर किया जा रहा है उसको आप ऊपर रखोगे। ठीक है, बस इसमें यही समझने का है। बाकी यूनिट को चेंज करोगे आप, दूसरी चीज ये है कि आप इन दोनों यूनिट्स को चेंज करोगे, एक में कन्वर्ट करोगे, या तो मीटर मीटर में कन्वर्ट कर लो, या तो किलोमीटर किलोमीटर में। वो आपको सोचना है आपकी कंपैटिबिलिटी के हिसाब से, आपको क्या इजी लगता है। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं। चलिए अब आते हैं इस क्वेश्चन के ऊपर। ये है हमारा एक तरीके से टाइप नंबर 1। ठीक है, बड़े ध्यान से समझिएगा, दो तरीके से मैं एक क्वेश्चन करवाऊंगी आपको। ठीक है, सबसे फर्स्ट, A is 20% मोर देन B। देखो, मोर देन B, सबसे पहले 20% को लिखो आप। 20% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो। मैंने आपको बताया अगर परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, परसेंटेज आपको दिखाई दे जाता है, तो हम हमेशा 1/100 करते हैं। तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट होके क्या आ गया? 1/5 आ गया। तो जो मैंने क्या बताया था, जिससे कंपैरिजन किया जाता है वो हमेशा नीचे होता है ना, 5। तो ये 5 वैल्यू किसकी हुई? मोर देन बी से कंपैरिजन किया जा रहा है ना, तो 5 वैल्यू हुई बी की। तो हम यहाँ पे लिखेंगे A रेशियो बी की वैल्यू कितनी आई हमारे पास? 5। यहाँ पे रेशियो। अब हमें ए की फाइंड आउट करनी। देखो ध्यान से पढ़ो, A इज 20% मोर देन बी से ये ज्यादा है। कितना? 20%। तो 20% की वैल्यू हमारे पास क्या आई है? 1/5। बी की वैल्यू तो हो गई 5। ये एक क्या है जो इन्होंने बोला है ना कि 20% ज्यादा है, वो है एक। 20% ज्यादा है, तो 5 से एक 20% ज्यादा मतलब एक यूनिट हम इसमें क्या करेंगे? ऐड करेंगे। तो ए की वैल्यू कितनी आई हमारे पास? 6 आई। ठीक है, अब आप कम वो भी कर सकते हो, 5 से ज्यादा है 6, जिससे तो कंपेयर किया जाता है उसको हमने नीचे रखा। कितना ज्यादा है? एक ज्यादा है, मल्टीप्लाई में 100, कितना आ गया? 20% आ गया। ठीक है, तो 6/5 ये ए और बी की वैल्यू आ गई हमारे पास। तो उन्होंने आगे, अब इतनी हमारे पास ए की वैल्यू आ गई और बी की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब हमें ये बोला गया है फाइंड हाउ मच परसेंट ऑफ बी इज लेस देन। अब आप इजीली देख सकते हो, ए की वैल्यू 6 है और बी की वैल्यू 5 है। कौन छोटा है? 5 छोटा है और ए बड़ा है। अब उल्टा पूछ लिया, ये बोल दिया कि अगर बी छोटा है, हम वो तो हमें भी दिखाई दे रहा है छोटा है, लेकिन कितना छोटा है और किससे छोटा है? तो फिर से वही बात आ गई, मैंने बताया था जिससे कंपैरिजन किया जाए। अब किससे कंपैरिजन किया जा रहा है? ए से कंपैरिजन किया जा रहा है कि बी की वैल्यू छोटी है ए से, लेकिन कितनी है? किससे छोटी है? ए से। तो ए को हम क्या रखेंगे? नीचे रखेंगे। अब देखो कितनी छोटी है, 5 और 6 के बीच में डिफरेंस कितने का है? 1 यूनिट का डिफरेंस है, तो 1। और 1/6 फ्रैक्शन है, हमें इसमें कन्वर्ट करना है परसेंटेज में, तो हम हमेशा क्या करेंगे? 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। और मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था 1/6 अगर फ्रैक्शन में है तो उसकी परसेंटेज वैल्यू होती है 16 इंटू 2/3%। 16 सही 2/3% की वैल्यू होती है। तो इससे ये पता चल रहा है कि अगर ए 20% ज्यादा है बी से, पहले तो हमने इसको सोल्व किया यहाँ तक, फिर इन्होंने पूछा कि तो बताओ बी कितना छोटा है ए से। तो कितना छोटा है ए से? अगर ए के साथ बी की कंपैरिजन की जाए तो 16 से ही 2/3%। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब दूसरा मैं इसको और इजीली तरीके से और बता देती हूँ। देखो 20% की वैल्यू है, मैंने मान लिया बी की वैल्यू है 100, मान लिया। इन्होंने बोला है कि ए की वैल्यू है वो 20% ज्यादा है बी से, तो ए की वैल्यू बी से, बी का 20% निकालो, कितना आएगा? 100 का 20% 20 ही आएगा। तो ये इतनी यूनिट ज्यादा है ए, तो ए की वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास? 120। फिर से हम इसको ऐसे लिखेंगे ए रेशियो बी में 120 100। अगर आप इसको इस तरीके से ना कर सको तो इसको ऐसे करो, सीधा बी को हमने 100 मान लिया, 20% उससे ज्यादा है ए की वैल्यू, तो ए हो गया हमारा 120। अब इसको काट लो यहाँ पे,
बात सेम ही है, 6:5। अब हमें निकालना है कि फिर से वही बी कितना छोटा है ए से। किससे कंपेयर कर रहे हैं? 6। ए से कंपेयर करें, कितना छोटा है? 1 यूनिट छोटा। 8 इंटू में 100, फिर से वही आ गया हमारे पास 16 से 2/3%। ये बिल्कुल बेसिक था, टाइप 1 था। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ऐसा एक और क्वेश्चन मैं आपको करवा देती हूँ, देखिए। इनकम ऑफ ए इज 9 सही 1/11% लेस देन बी। देन सबसे पहले देखो, 9 सही 1/11%। ये मैंने पीछे भी आपको फ्रैक्शन में शायद लिखवाया था, अगर नहीं भी लिखवाया है तो यहाँ पे आप नोट डाउन कर लो। 9 सही 1/11 की वैल्यू हमेशा क्या होती है? 1/11। आप चाहो तो इसको कर भी सकते हो, 1199 और 100 मल्टीप्लाई में 1/100, तो कितना हो गया हमारा? 1/11। आगे समझ कैसे आई ये वैल्यू? तो ये हो गई हमारे पास 1/11। अब देखो क्या कहा है, ए रेशो बी। इनकम ऑफ ए इज दिस लेस देन बी। बी से छोटी है। मैंने क्या बताया था, जिससे भी कंपेयर किया जाता है उसकी वैल्यू कहाँ पे होती है? हमेशा नीचे। तो बी की वैल्यू आ गई हमारी क्या? 11। अब ये ज्यादा और कम कौन डिसाइड करेगा? जो ऊपर वाला फ्रैक्शन है, ऊपर वाली जो वैल्यू है। इन्होंने कहा है ए कम है, ए कम है तो हम इस 1 यूनिट को कम कर देंगे, 10 बना देंगे। अगर ज्यादा बोलते तो 1 यूनिट ऐड कर देते हम, 12 बन जाता। अब इन्होंने कहा है कि लेस है, लेस देन बी, बी से 1 यूनिट छोटा है। तो हम क्या करेंगे, अब इसमें से एक घटा तो कितनी वैल्यू आ गई? 10। ए रेशो बी कितना हो गया? 10:11। अब आगे देखो इन्होंने क्या पूछा है, देन द इनकम ऑफ बी, बी की इनकम इज हाउ मच परसेंट मोर देन ए। किससे कंपैरिजन कर दिया? ए से। अब हम ए को हम कहाँ रखेंगे? नीचे, 10। और ये पूछा गया है कि बी की वैल्यू, बी की जो इनकम है ए से कितनी ज्यादा है। तो आप डिफरेंस देख सकते हो कितनी ज्यादा है, 1 यूनिट ज्यादा है। तो 1 यूनिट ज्यादा हमने इतने यहाँ पे रखी। मल्टीप्लाई में क्या करेंगे? हम 100 करेंगे, क्योंकि परसेंटेज में कन्वर्ट करें। तो आंसर कितना आया? 10%। आगे समझ में? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट टाइप की तरफ बढ़ते हैं। प्राइस इनटू कंजप्शन इज इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर। देखो आप मार्केट में जाते हो, सॉरी, आप जाते हो मार्केट में। मार्केट में आप गए, आपने दुकानदार से बोला कि मुझे ना 5 किलोग्राम कुछ भी चाहिए, जैसे आपने बोल दिया गाजर चाहिए, ठीक है, या फिर आपने बोल दिया एप्पल चाहिए, ठीक है। उस तो आपने उससे रेट पूछा कि बताओ 1 किलोग्राम का कितना प्राइस है, आप कितने रुपए किलो है ये चीज। तो उसने बोल दिया मोटा मोटा कि, मान लिया उसने बोल दिया कि 100 रुपए है। 1 किलोग्राम की वैल्यू कितनी है? 100 रुपए है। और मैंने कहा कि मुझे 5 किलोग्राम चाहिए, तो मुझे कितने टोटल उसको पैसे पेमेंट करने पड़ेंगे? 500 रुपए। ये 500 रुपए आए कैसे? सबसे पहले देखो, हमने पूछा प्राइस कि बताइए आपकी जो ये चीज है, एप्पल है, वो कितने रुपए किलो है। तो उसने बताया 100 रुपए की 1 किलो है। अच्छा भाई ठीक है। फिर उसके बाद आती कंजप्शन, में कितने लूंगी, मैं कितने कंज्यूम कर रही हूँ। मुझे चाहिए कितने? मुझे 5 किलो चाहिए, 10 किलो चाहिए, 30 किलो चाहिए। तो मैंने मान लिया मुझे 5 किलो चाहिए, तो मैंने 5 को यहाँ पे रखा। 1 किलो की वैल्यू अगर 100 रुपए है, तो 5 किलो की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 500 रुपए। तो जब मैं उनको खरीदूंगी तो मेरी जेब से कितना एक्सपेंडिचर होगा, कितना खर्च होगा? 500 रुपए खर्च होगा। तो एक्सपेंडिचर तो ये हो गया हमारा, ये हो गया हमारा प्राइस, और ये हो गया हमारा कंजप्शन। प्राइस इंटू कंजप्शन इज इक्वल्स टू हमेशा क्या होता है? एक्सपेंडिचर होता है। आगे समझ में? ये फॉर्मूला, ये आपको ये क्वेश्चन आते हैं इससे रिलेटेड, उसमें डायरेक्ट यूज होता है। ये प्राइस इंटू कंजप्शन हमेशा किसके इक्वल होता है? एक्सपेंडिचर के इक्वल होता है। ठीक है, इतना आ गया समझ में? चलिए अब यहीं से एक और चीज निकल के आती है, इनके बीच में रिलेशन देखते हैं हम। प्राइस इज इक्वल्स टू, अब देखो यहाँ पे कंजप्शन मल्टीप्लीकेशन में, अगर उस साइड जाएगा तो डिवाइड में जाएगा।
डिवाइडेड बाय कंजप्शन, और ऊपर हमारा क्या हो गया, एक्सपेंडिचर। क्या हो गया हमारा, एक्सपेंडिचर हो गया। अगर हम अपने एक्सपेंडिचर को कांस्टेंट कर दें, इसकी वैल्यू को हम कांस्टेंट रखें, जितना हमें खर्च करना है खर्च करना ही है। 500 रुपए लेके गए मार्केट में तो सिर्फ 500 ही खर्च करने हैं, 600 लेके गए 600 ही करने हैं, चाहे कोई भी चीज महंगी हो चाहे वो सस्ती हो, ठीक है, हमें सिर्फ इतना ही खर्च करना है। एक्सपेंडिचर हमने कांस्टेंट कर दिया, तो प्राइस इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है हमारा किसके, कंजप्शन के। अब मैं आपको ये बताऊंगी इनवर्सली और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता क्या है। पहले बताती हूँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है। सॉरी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, देखिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब डायरेक्ट किसी चीज में रिलेशन होना। ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी, इसका मतलब है अगर ए इंक्रीज करता है तो बी भी इंक्रीज करेगा, अगर ए डिक्रीज करता है तो बी भी डिक्रीज करेगा। ये होता है डायरेक्ट रिलेशन। एक चीज में कोई अगर चेंज होता है, पॉजिटिव चेंज होता है, नेगेटिव चेंज होता है, तो वही सेम चेंज बी में भी होगा। लेकिन अगर इनवर्सली प्रोपोर्शन की बात की जाए, जो कि यहाँ पे है, इसका मतलब होता है अपोजिट चीज, कि अगर एक चीज इंक्रीज होती है तो दूसरी चीज डिक्रीज होगी, एक में अगर बढ़ोतरी है तो दूसरी चीज घटेगी, एक चीज में पॉजिटिविटी है तो दूसरी चीज में नेगेटिविटी होगी। ये है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब है कि जो भी एक चीज में चेंज होगा दूसरी वाली चीज में, सामने वाली चीज में सेम उतना ही उसी तरीके से चेंज होगा। तो जो प्राइस है और कंजप्शन है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाते हैं, हमारे एक दूसरे के इनवर्स हो जाते हैं, इनवर्स हो जाते हैं। इसका मतलब क्या है कि अगर प्राइस बढ़ता है, एक चीज का ध्यान रखना, यहाँ पे एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है, अगर एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है तभी ये चीज लागू होती है, अदरवाइज नहीं। एक्सपेंडिचर हमारा कांस्टेंट है, हम 500 रुपए लेके गए हैं तो हमें सिर्फ 500 रुपए खर्च करने हैं, तो उस चीज में जो प्राइस है वो कंजप्शन के इनवर्सली होगा। अगर प्राइस बढ़ा, देखो जैसे एग्जांपल लो, कोई चीज है 50 रुपए किलो की मिल रही है, 50 रुपए किलो मिलती है, मेरे को चाहिए वो 10 किलो। देखो ये तो हो गई कंजप्शन 10 किलो, और ये हो गया उसका प्राइस, तो टोटल रुपए कितने लगे मेरे, 500 रुपए लग गए, हो गए खर्च, ठीक है। अगर मैं फिर से मार्केट में आती हूँ 500 रुपए लेके, और यही सोच के कि मुझे सिर्फ 500 ही खर्च करने हैं, चाहे मुझे उतना सामान मिले या ना मिले, तो यहाँ पे पता चला कि रेट तो बढ़ गए हैं, ठीक है। 500 रुपए है मेरे पास और रेट बढ़ गए हैं, 50 किलो ना हो करके हमारे पास हो गए हैं 100 रुपए किलो हो गए हैं। जो चीज मैंने पहले खरीदी थी वो 100 रुपए पर केजी हो गए हैं। अब 100 रुपए पर केजी ये क्या हो गया, हमारा प्राइस हो गया। एक्सपेंडिचर तो हम सेम ही रखेंगे, तो कंजप्शन पे क्या असर पड़ा, अगर 100 रुपए किलो है और 500 रुपए है तो हम तो सिर्फ 5 ही किलो खरीद पाए ना। प्राइस तो देखो यहाँ पे बढ़ गया, लेकिन पहले मैं 10 किलो खरीदती थी, अब 5 किलो खरीद रही हूँ, तो ये तो कम हो गया ना, ये तो डिक्रीज हुआ। तो यही मैं समझाना चाहती हूँ, अगर आपका एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है तो प्राइस हमेशा, प्राइस अगर इंक्रीज होता है तो कंजप्शन हमेशा डिक्रीज करेगी, अगर कंजप्शन इंक्रीज होता है तो प्राइस हमेशा डिक्रीज करेगा। अब अगर ये 50 रुपए किलो की जगह पे ये 25 रुपए किलो आ जाए, इसका रेट बिल्कुल 25 रुपए किलो आ गया, तो हम कितना खरीद सकेंगे, 500 रुपए में 20 किलो खरीद लिया। अब देखो प्राइस यहाँ पे घटा, लेकिन कंजप्शन पहले 10 किलो थी, अब हो गई 20 किलो, तो कंजप्शन तो इंक्रीज हुई ना। आई समझ में, इन दोनों के बीच में इनवर्स रिलेशन है अगर एक्सपेंडिचर कांस्टेंट होता है तो। बाकी अब हम एग्जाम से क्वेश्चन से समझते हैं। चलिए, प्राइस ऑफ राइस इंक्रीज बाय 11 से 1/9%। हम देखेंगे राइस का जो प्राइस है वो इंक्रीज हुआ है 11 से 1/9%। 11 से ही 1/9% की फ्रैक्शन में मैंने वैल्यू आपको पहले ही बताई थी, 1/9 होती है, और जिससे कंपैरिजन किया जाता है उसको नीचे, और जितना इसमें चेंज हुआ है वो ऊपर रख दिया हमने। तो जो पहले प्राइस था राइस का, इनिशियल जो प्राइस था वो था 9 रुपए। अब उन्होंने कहा है कि इंक्रीज हो गया, इंक्रीज हो गया, कितना इंक्रीज हुआ, 1 यूनिट से। जो ऊपर ये लिखा जाता है ना, ये इंक्रीज और डिक्रीज यूनिट है, एक बढ़ा है या एक घटा है, 2 बढ़ा है 2 घटा है, ये ऊपर लिखा जाता है। तो एक यूनिट बढ़ा है तो अब प्राइस कितना हो गया, 10 रुपए हो गया है, ठीक है जी। आगे चलिए,
अ पर्सन डिक्रीज हाउ मच परसेंट कंजप्शन ऑफ राइस ड्यू टू नो चेंज इन एक्सपेंडिचर। भाई वही बात आ गई, एक्सपेंडिचर वो कांस्टेंट रखना चाहता है, जितने वो पैसे लेके गया था अब भी उसके पास उतने ही पैसे हैं, तो उसको अपनी कंजप्शन में कितना डिक्रीज करना पड़ेगा, कितना कम किलोग्राम कुछ भी सामान उसको खरीदना पड़ेगा जिससे उसका जो 500 रुपए है, 1000 रुपए जो भी वो लेके आया वो सेम डिटो वही रहे। तो मैंने आपको क्या बताया था, प्राइस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंजप्शन। प्राइस बड़ा है तो कंजप्शन क्या होगी, घटेगी, और ये इनवर्सली प्रोपोर्शन है, एक्सपेंडिचर वही है तो हमेशा ये अपोजिट हो जाते हैं, 10:9। ठीक है, क्योंकि एक्सपेंडिचर सेम है ना, सॉरी हाँ एक्सपेंडिचर सेम है ना, प्राइस इंटू कंजप्शन क्या था, एक्सपेंडिचर था, ये हमारा प्राइस है 9 रुपए और ये एक्सपेंडिचर है तो 90 रुपए यहाँ पर भी है और यहाँ पे भी सेम है, प्राइस इतना है कंजप्शन इतना है, 90 रुपए है। अब एक चीज देखो, 9 रुपए पहले प्राइस था, अब 10 रुपए हो गया है। पहले वो 10 किलो जो भी था वो सामान खरीदती थी, अब 9 किलो खरीदती है, तो इस पे चेंज आया ना उसका, हुआ कि नहीं हुआ चेंज। पहले 10 खरीदती थी, अब इससे कंपेयर कर रहे हैं हम, इसको रखेंगे नीचे, कितना यूनिट कम खरीदा, अब की बार उसने 1 यूनिट कम खरीदा, इनटू में 100, तो कितना उसका जो कंजप्शन है वो डिक्रीज हुआ, वो हुआ 10% से डिक्रीज। आई बात समझ में। सबसे पहले हम देखेंगे कि भाई जो चावल का प्राइस है वो इंक्रीज हो गया है 11 से 1/9% से, जिसकी वैल्यू होती है 1/9, मतलब कि पहले 9 था और अब हो गया आपका 10 हो गया, 1 बढ़ गया। ठीक है, और मैंने आपको बताया था एक्सपेंडिचर है जो अगर वो कांस्टेंट रहता है तो ये दो एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शन होते हैं। अब 9 से बढ़ के वो 10 हो गया तो इधर लेके आओगे आप, 10 से डिक्रीज होके वो 9 होगा ही होगा। क्यों, क्योंकि अगर प्राइस बढ़ा है तो कंजप्शन तो कम होगा ही होगा। और ये चीज देखो यहाँ पे 9 इंटू 10 90, ये हमेशा दोनों तरफ से सेम होनी चाहिए क्योंकि ये आपका एक्सपेंडिचर है। क्या है, ये आपका एक्सपेंडिचर है, दोनों तरफ से सेम होना चाहिए। तो यहाँ से हो गया 90। तो अब यहाँ पे देखो पहले 10 किलो खरीदती थी, अब 9 किलो खरीदती है, तो कितने का चेंज हुआ, इससे कंपेयर कर रहे हैं हम, तो नीचे रखेंगे कितना डिफरेंस, कितना आ गया इन दोनों के बीच में, 1 किलो का, इंटू में 100, तो कितना हो गया 10%। आई होप आपको समझ आया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का आपको पता है ये लेंथ और ये ब्रेथ, एरिया इज इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, लेंथ इंटू ब्रेथ आपका क्या हो गया, एरिया हो गया। ये भी बिल्कुल जो मैंने पहले बताया ना सेम उसकी तरीके से है, लेंथ एरिया प्राइस कंजप्शन एक्सपेंडिचर के हिसाब से है बिल्कुल। ठीक है, अब इसमें भी ऐसे ही होगा, अगर आपका एरिया देखो लेंथ इंक्रीज करती है ब्रेथ इंक्रीज करती है तो ऑब्वियसली बात है दोनों चीजें अगर इंक्रीज कर रही है तो आपका एरिया भी इंक्रीज करेगा। अगर लेंथ इंक्रीज करती है ब्रेथ डिक्रीज करती है, वो डिपेंड करेगा फिर कि कितना इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है, उसी हिसाब से एरिया में चेंज आएगा। अगर ये बोल दिया जाए कि आपका एरिया कांस्टेंट है, जैसे लास्ट वाले क्वेश्चन में मैंने बताया था, बोला था कि एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है, अगर एरिया कांस्टेंट है तो लेंथ और ब्रेथ में भी सेम इनवर्सली प्रोपोर्शन का रिलेशन होगा। ये तो दोबारा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है ना, अगर लेंथ इंक्रीज होगी तो ब्रेथ डिक्रीज होगी, ब्रेथ इंक्रीज होगी तो लेंथ डिक्रीज होगी। ये 3:4 है लेंथ और ब्रेथ का रेशो। तो जो अगर एरिया कांस्टेंट है तो इनका जो बाद में रेशो आएगा 4:3 होगा। ठीक है, यहाँ से एरिया देखो सेम होना चाहिए ये, तो डिक्रीज और इंक्रीज आपसे पूछा जाएगा कितना इंक्रीज हो रहा है कितना डिक्रीज हो रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम, क्वेश्चन के थ्रू आप इससे समझोगे। ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल डिक्रीज बाय, ये है आपका 37 सही 1/2। क्या है ये 37 सही 1/2, 37 सही 1/2। ये मैंने आपको फर्स्ट उसमें स्लाइड में करवाया था, 37 सही 1/2 की वैल्यू आपकी होती है 3/8।
37 का 3 उठा के यहाँ पे रख दिया, 7 और 1 8 हो गया, 3/8। कैसे भी आप याद कर सकते हो इसको। तो सबसे पहले हम देखेंगे ब्रेथ, बताइए ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल डिक्रीज, कम हुई है। देखो पहले ब्रेथ क्या थी, इनिशियली 8 यूनिट थी। अब इंक्रीज और डिक्रीज कितनी हुई है, 3 डिक्रीज हुई है, तो 8 में से 3 गया 5। अब ब्रेथ कितनी हो गई, 5 हो गई। अब आगे देखो, नो चेंज इन इट्स एरिया, एरिया में कोई भी चेंज नहीं है। हाउ मच परसेंट ऑफ लेंथ इंक्रीज, देखो अगर ब्रेथ मैंने बताया था ना, लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रेथ, ब्रेथ डिक्रीज हुई है तो लेंथ ऑब्वियस सी बात है इंक्रीज होगी। और किस रेशियो में इंक्रीज होगी, जो रेशियो में ब्रेथ डिक्रीज हुई है उसी रेशियो में वो इंक्रीज होगी हमेशा। तो लेंथ कितना हो गया हमारा, 5:8। अब यहाँ से देखो 8 पंजे 40, 8 पंजे 40, एरिया क्या है दोनों का बराबर है ना, तो एरिया बराबर है। ब्रेथ है हमारी जो 8 से 5 हो गई थी, लेंथ है हमारी 5 से 8 हो गई। अब इन्होंने पूछा कि लेंथ कितनी इंक्रीज हुई है, पहले लेंथ हमारी 5 यूनिट थी, अब हो गई है 8 यूनिट, तो कितनी इंक्रीज हुई, किससे कंपेयर कर रहे हैं, इनिशियल से, तो इसको रखा हमने यहाँ पे। और कितनी इंक्रीज हुई है, 3 यूनिट इंक्रीज हुई है, मल्टीप्लाई में 100, 20 दिया 60, तो 60% इंक्रीज हो गई। आ गया समझ में। नेक्स्ट चले। आज की क्लास में इतना ही। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। एक बार जहां पे भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो आप, ठीक है, कि इस क्वेश्चन में आपको डाउट है, तो आपका डाउट क्लियर किया जाएगा या तो नेक्स्ट क्लास में या तो फिर कमेंट सेक्शन में ही वहीं पे आपके डाउट को सोल्व किया जाएगा। इससे नेक्स्ट टाइप हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, इसी से रिलेटेड है, ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा, इसी से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्लास हम परसेंटेज के ऊपर रखेंगे, पार्ट नंबर 2। तो अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू गाइस।